यूपीपीसीएस मेंस का जो GS5 है, यानी जनरल स्टडी का जो 5वां पेपर है, जिसे आप 2023 में इस सिलेबस में यूपी स्पेशल के स्वरूप में जोड़ा गया ला करके, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले 2023 की मार्कशीट आई है, फाइनल सिलेक्शन की मार्कशीट आई। उस मार्कशीट में अगर हाईएस्ट नंबर की बात किया जाए यूपी 5 का, तो वो 118-111 के आसपास है। कुछ को बहुत कम ही लोग हैं जिनको 118 मिला है, नहीं तो देखा जाए तो 105 या 70 और 72, 68, 52, 34 ऐसे मिला है। यानी 32 और 34 तक लोग GS5 में गए हुए हैं। और हाईएस्ट की बात की तो 118 के ऊपर नहीं गए हैं। 118 का मुझे लगता है कि 15-16 ही है। GS6 में भी 118 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। यानी यूपीपीसीएस मेंस का जो 5वां पेपर है, इसका नेचर आखिर का कैसा है, क्यों नहीं लोग इसमें नंबर पा रहे हैं, कौन से ऐसे रीजन है कि लोग इसमें नंबर्स गेन नहीं कर पाए। जबकि लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये नया सिलेबस था जुड़ा, हम इसको समझ नहीं पाए। आप एक बार सोचिएगा कि ये तो इतिहास की बात, अगर आप यूपी का जो इतिहास है GS5 में, पहले हम इसी को देखने वाले हैं क्या, कि जिसमें जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, मैं आपसे उसी पे चर्चा करने वाला हूं। पहले जब आप यूपी का हिस्ट्री कहते हैं कि सर नया सिलेबस में जुड़ गया, हम इसे नहीं कर पाए, तो आप एक बार सोचिएगा जो इतिहास है ये तो भारत का इतिहास है ना। और भारत का इतिहास आपने GS1 में पढ़ रखा है। अगर आपने भारत के इतिहास में भारत इतिहास को GS1 में पढ़ा है, और उन्हीं जो GS1 का सिलेबस है इतिहास का, उन्हीं से निकाल करके लाया गया है यूपी का जो आपका टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 है। यानी ये कह सकते हैं कि टॉपिक 3, टॉपिक 4 तक, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, टॉपिक 5 तक, ये सारी चीज़ें टॉपिक 1 से टॉपिक 5 तक GS1 से ही चीज़ें लाई गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, या उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव कैसे करेंगे, संग्रहालय की बात करिए, या लेखागार की बात करिए, या पुरातत्व की बात करिए। तो ये GS जो पीसीएस मेंस का जो GS1 पेपर है, उसका जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का तो हिस्सा है ये यूपी के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर। और यूपी का जो टॉपिक 2 है वो भी किसका हिस्सा है, GS1 का ही तो है वो, टॉपिक 1 का। तो अगर आप देखते हैं कि आप कहें कि इसमें नंबर नहीं मिलता है या तैयारी नहीं हो पाई, ये गलत बात है। क्योंकि इसके पहले आपने बस क्या करना था आपको कि यूपी को वहीं पर जा करके सेंट्रलाइज कर लेना चाहिए था, यानी विकेंद्रीकरण सिद्धांत अपनाना चाहिए था। अपने आप को उस इतिहास में, यानी जो भारत का इतिहास था उसमें आप कुछ करना नहीं था। यूपी से संबंधित जितने स्थल थे, चाहे वास्तुकलाएं हों, चाहे कोई सभ्यता, या जिसे हड़प्पा सभ्यता कोई स्थल मिला है, वैदिक संस्कृति से संबद्ध कोई बातें यूपी में हैं, मौर्य काल से संबंधित कुछ बातें हो यूपी में, उसको आप ढूंढिए। अगर आप ऐसे ढूंढ लिए होते या पढ़ लिए होते, तो मुझे लगता है ये जो 34 और 32 का मामला है कि न्यूनतम 32 नंबर 34 नंबर लोगों के आए हुए हैं GS5 में, ऐसा होता नहीं। यानी GS1 अगर हमारा ठीक से तैयार हो तो हमारे लिए क्या है, बहुत आसान होगा GS5 को कवर करना। यानी GS1 को हम पढ़ते रहेंगे, GS5 अपने आप ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और आपको जो GS1 में इतिहास है, उस इतिहास के साथ आप कनेक्ट किसे कर लीजिए, यूपी के GS5 में जो इतिहास का सेगमेंट है उसे आप देखिएगा। कहाँ, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, यानी 4 नंबर तक की जो टॉपिक हैं यूपीपीसीएस GS5 में, वह उसको आप कनेक्ट करेंगे तो कहाँ, GS1 के टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 तक बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। आपको सोचना नहीं, सारी चीज़ें वही, बशर्ते उसी जो GS1 का इतिहास है उस इतिहास में ही जा करके आप यूपी को टटोलिएगा, यूपी से संबंधित वो कौन सी सारी बातें वहाँ हैं। तो जैसे हम एक एक टॉपिक को देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में क्या पढ़ लेना चाहिए।
जैसे हम टॉपिक 1 को देख रहे हैं। टॉपिक 1 है क्या, यूपी के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। कहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कहता है यूपी का इतिहास यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास का अध्ययन करना है। अब यूपी के इतिहास का अध्ययन आपको करना है तो क्या यहाँ पाषाण कालीन स्थल हैं? अगर हैं तो आपकी प्री के लिए महत्व रखते हैं। पाषाण कालीन कोई स्थल हैं तो उस पर इस बात की उम्मीद की जाती है कि यूपी मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आपको जो पाषाण काल का घटनाक्रम है उसे आपको पढ़ लेना चाहिए। और पाषाण काल में बहुत अधिक नहीं है, उत्तर प्रदेश में पाषाणिक बहुत अधिक स्थल मिले नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास से फिर आप क्या हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल यहाँ है? तो बेशक यहाँ है। जैसे आलमगीरपुर, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल यहाँ हुलास यही है ना, मांडी यही है, कहाँ? यूपी में। तो हड़प्पा सभ्यता में उत्तर प्रदेश को ढूंढिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद आप वैदिक संस्कृति को ढूंढिए। वैदिक संस्कृति में आप, वैदिक संस्कृति के बाद अगर आपको कुछ ढूंढना है तो क्या महाजनपद को ढूंढना है। यानी महाजनपदों का उदय जो आपके इतिहास में है, उस महाजनपदों के उदय में ढूंढिए यूपी में कुछ है क्या? बेशक है। क्या है यूपी में? यूपी में महाजनपदों में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ हैं? यूपी में। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन ही जाएगा। इसके बाद आप मौर्य काल को देखिए। इसे देखिए, मौर्य काल। अभी इतिहास से ही किसे आप ढूंढिए? मौर्य काल को। मौर्य काल की उन घटनाक्रम को ढूंढिएगा जैसे कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक साम्राज्य है, उसे कभी 321 कहा जाता है, कहीं 322 कहा जाता है। स्थापित एक साम्राज्य है जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जो बड़ा ही शक्तिशाली है। लगभग 1 शताब्दी वर्षों तक इस वंश ने शासन किया भारत में। तो उन शासकों में ये देखना है कि उनका संबंध कहीं यूपी से रहा है क्या? तो कहेंगे नहीं रहा सर, बिल्कुल रहा यूपी से। क्यों नहीं रहा? अशोक नहीं है क्या? है ना, अशोक ने अपनी बहुत सारी यात्राएं कहाँ की है? सारनाथ यहीं है, श्रावस्ती यहीं है ना, और क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ बोध गया बिहार में है जन्म। हाँ, जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक की यात्रा लुम्बिनी में हुई है ना। उसके शिलालेखों में उनका उल्लेख भी है। तो यानी मौर्य काल में आपको ढूंढना होगा कि यूपी से संबद्ध कौन है। फिर आपको जाना कहाँ होगा? गुप्त काल। अगर ये कहा जाए तो हाँ, GS 1 का जब आप टॉपिक 1 पढ़ते हैं यानी प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि यूपी में, यूपी के उन भारत के इतिहास में यूपी कहाँ है, बस। जैसे आप जब भारत को पढ़ते हैं तो अपने राज्य को विशेष तवज्जो देते हैं कि है भारत में यूपी की क्या दशा है। आप ढूंढते रहते तुम ना कि जनसंख्या में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो इसके अंदर कौन, हमारा यूपी किस नंबर पे है, आप खुद ही ढूंढते हैं। तो अब आप गुप्तकाल में जाएंगे तो गुप्तकाल को देखा जाए तो ये 4वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय इसका है। और गुप्तकाल के बाद मौर्य और गुप्त के बीच में संक्रमण काल है, और गुप्त काल के पतन के बाद भी संक्रमण काल गुप्तोत्तर काल है, और उसके बाद वर्धन का काल है। यानी गुप्त काल तक आते आते आप उत्तर प्रदेश के विशेष जो घटनाएं हैं जो संबद्ध होता है भारतीय इतिहास से, आप चर्चा कर ले जाएंगे। आप पहले सिलेबस को इसके समझिएगा, मेरा कहना मान करके। उत्तर प्रदेश का इतिहास जब भी पढ़ोगे तो उसमें आप शुरुआत पाषाण से करोगे। पाषाण, हड़प्पा स्थल, वैदिक संस्कृति, महाजनपदों का उदय, मौर्य काल, गुप्त काल। अब कहेंगे सब क्या मध्यकाल का भी यहाँ रोल है? बेशक है। आपको मध्यकालीन भारत को देखना होगा। यानी कह रहा यूपी का इतिहास। वैसे ही ये मेडिवल से सवाल पूछा, मेंस में बहुत कम जाता है।
पूछा नहीं जाता, फिर भी आप जब यूपी के इतिहास पढ़ रहे हो तो मध्यकाल में देख लीजिएगा, मध्यकालीन भारत में यानी मध्यकाल मिडिवल इंडिया में देखिएगा कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिनका संबंध कहाँ से है, यूपी से। इधर आप देखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश पर किन मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया, अवध है राज्य जिस पर नवाबों ने शासन किया, इन सबको आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब अगर मध्यकाल देख लेते हैं तो इसके ठीक बाद आपको देखना चाहिए क्या, आधुनिक भारत को। क्या आधुनिक भारत आप देखिएगा। अब आधुनिक भारत यदि आप देखते हैं तो इसमें 1857 की जो कहानी है, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के इतिहास की शुरुआत आधुनिक भारत में वास्तव में 1857 की क्रांति से ही होता है। अब आप अपना सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा, टॉपिक नंबर 3 यही तो है। जब आप इस टॉपिक 1 में यूपी का इतिहास पढ़ते हैं, अब आधुनिक भारत में जाते हैं तो 1857 के पहले और बाद की घटनाओं की बात की जाती है। यानी कि क्या हो गया, ये टॉपिक आपका 3 हो गया, यूपी का टॉपिक 3 है। यानी 1857 के पहले उत्तर प्रदेश में मॉडर्न इंडिया की बहुत ज़्यादा कहानी कोई नहीं है, ये बात समझिएगा। मुगल साम्राज्य के विघटन में जिस अवध की स्थापना, अवध का आंग्ल के साथ संघर्ष होना, अवध का फिर अंग्रेजों को अधीन हो जाना, ये कहानी वास्तव में मिडल इंडिया का लास्ट चैप्टर्स में है, परेशानी से मत होइएगा। अगर ये कहा जाए कि यूपी का विशेष शुरुआत आधुनिक में कहाँ से होगा तो होगा 1857 क्रांति, जो आपका टॉपिक है। साथ ही अब इसी आधुनिक इतिहास से आप राष्ट्रीय आंदोलन को ढूंढ लीजिए। वो लिमिटेड है, परेशान नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना से, यानी कांग्रेस के यूपी में अधिवेशन शुरू हुए, उन अधिवेशनों से, और भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी उसमें कहाँ है भारत, उत्तर प्रदेश। तो क्रांतिकारी घटनाओं में उत्तर प्रदेश से कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बंगाल का है। उत्तर भारत में देखा जाए महाराष्ट्र जाएंगे, बंगाल जाएंगे, आप पंजाब जाएंगे, यूपी का पश्चिम हिस्सा थोड़ा प्रभावित होता है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना। हाँ, गांधी के यहाँ कोई अधिवेशन हुआ है, उन सब पे आपको देखना है, बहुत अधिक नहीं देखना। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़े रहे हों तो यूपी को विशेष तवज्जो दीजिएगा, उसके अंदर में जाके उसके लिखते रहिएगा किस चैप्टर में कौन सी बातें हैं। फिर आप मेडिवल जाए तो ऐसा कर लीजिए, मॉडर्न पढ़िए तो भी ऐसा कर लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो GS1 के साथ ही आपका GS5 रेडी हो जाएगा। GS5 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो पूरी तरह आपका तैयार हो जाएगा, आप घबराना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बात हम कर रहे थे किसकी, इतिहास की। एक शब्द हमने यहां लिख रखा है क्या, सभ्यता। हम दूसरी बात क्या करने वाले हैं, सभ्यता की। तो अब पाषाण तो सभ्यता है नहीं, है ना। सभ्यता में अगर देखा जाए तो हड़प्पा की चर्चा हम करेंगे। अब आप देखिए, यूपी के इतिहास में भी आपने हड़प्पा पढ़ा है। अब आपने हड़प्पा पढ़ते समय यूपी के बारे में बहुत जान लिया है, तो अपने आप इसकी जो आपका यूपी के इतिहास का सब टॉपिक 2 है, ये तो रेडी हो गया ना। इन्हें हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिर्फ आलमगीरपुर को ही पढ़ना है। आलमगीरपुर को पढ़ लेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा का एक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में अवस्थित है, उसी की चर्चा करनी। बाकी हड़प्पा कोई और चीजें हमें मिलने वाली नहीं है। हड़प्पा के 2 ही 4 स्थल हैं जिन्हें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के मिले हुए स्थलों की चर्चा कीजिए, सीधा सवाल आपसे एग्जाम में हो सकता है, और उन्हीं स्थलों पर आप चर्चा कर लीजिए, काम खत्म। आप कुछ भी नहीं सोचना है। अब दूसरी बात क्या है, अगर सभ्यता में देखा जाए और संस्कृति में आ जाइए आप। और सभ्यता से आपको कहाँ आना है, संस्कृति। संस्कृति में क्या होगा, वैदिक होगा। यानी वैदिक संस्कृति को आप देखेंगे तो वैदिक संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व गंगा के मैदान में विकसित, यानी गंगा के दोआब में, जिसे आप कहते फली और फूली थी, उसको अध्ययन करना है। और वो भी आप वैदिक को वहाँ देखेंगे, उस संस्कृति का प्रभाव उत्तर प्रदेश में कहाँ, या उत्तर प्रदेश ने क्या प्रभावित किया, या उत्तर प्रदेश को उसने कैसे प्रभावित किया, वो आपको देखना है। मौर्य साम्राज्य इसके बाद देखना है, इसी में आप देखिएगा। आप संस्कृति किसका देखना है आपको,
कैसे सांस्कृतिक प्रभाव रहे हैं मौर्य काल के, उनका भी अध्ययन आप यही करने वाले हैं। यानी आप देखिए जी, अगर मौर्य काल आपने पढ़ा है तो आपके लिए आपका सेकंड भी आपके लिए इजी हो गया। शैक्षिक व्यवस्था कैसी रही है, समझिए हमारी बात, या क्या कहते हैं उनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा रहा है, क्या अशोक ने कोई स्मारक बनाया है। स्मारक का नाम जैसे हम लेंगे वैसे संग्रहालय आ जाएगा। इसका जो आपका यूपी का टॉपिक जो है 2 है वो आ जाएगा। फलीकाकार हैं, संग्रहालय हैं, वास्तुकलाएं हैं। जैसे ही आप इन्हीं चैप्टर को पढ़ते हैं वैसे उसी में सभ्यता निकलेगा, उसी में संस्कृति निकल के आएगा, उसी में से सांस्कृतिक क्या प्रभाव किसने किस संस्कृति को कहाँ तक प्रभावित किया, ये सारी बातें निकल के आ जाएंगी। गुप्त साम्राज्य जाओगे तो कला भी मिलेगा, साहित्य मिलेगा, वास्तुकलाएं भी मिलेंगी। यानी आपका GS 5 का टॉपिक 2 भी कवर हो जाएगा। यानी वास्तुकला की महत्ता, संग्रहालय, अभिलेखागार और क्या पुरातत्व, ये सब के सब कवर होंगे। यानी कि जैसे ही आप पुरातात्विक घटनाएं कहाँ मिलेंगी आपको, हड़प्पा मिलेंगी और मौर्य काल में नजर आएंगी। मौर्य काल, गुप्त काल, कला साहित्य के महत्वपूर्ण या शिक्षक केंद्र कौन बना, गुप्त काल बना, तो चर्चा आपको वहाँ मिलेगी। मुगल साम्राज्य में जाओगे तो मुगल साम्राज्य में उत्तर प्रदेश की कुछ खास झलक दिखने वाली है। 1526 से लेकर के 1858 तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश की चर्चा आपको कहाँ करना पड़ेगा, मध्यकाल में। यानी टॉपिक 1 में ही आप जानते हैं सब कुछ आप समेट सकते हैं अगर आप चाहें तो। ब्रिटिश काल में जाओगे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था ढूंढोगे। मतलब मेरा सीधा कहने का है कि आपने अगर इन सारी चीज़ों का ठीक से बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया है तो सब प्राचीन नगर क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, आप GS 1 को पढ़ते समय एक पेज रख लीजिए। और आप पाषाण काल पढ़ रहे हो तो पाषाण काल में देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में क्या चीज़ें हैं, उसे आप तुरंत उस पेज पे लिख लीजिए। आप जब पढ़ रहे हो क्या हड़प्पा सभ्यता को, तो उत्तर प्रदेश में कौन से हड़प्पा के स्थल हैं, खाली आप उन शब्द को लिखिए, उसके अंदर कुछ मत लिखिए। वैदिक संस्कृति में देखिए जब आप पढ़ रहे हो चैप्टर को तो यूपी में क्या यहाँ है, एक पेज रखे रहिए। मेरा मानना है 20 से 25 पेज में आप इस बात को बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे कि हड़प्पा की कौन कौन सी चीज़ें, या मतलब इतिहास के कौन कौन सी घटनाएं या कौन से व्यक्ति या स्थल, वास्तुकलाएं, मूर्तिकला, जो भी सारी चीज़ें, ये इनका संबंध कहाँ है। आप 2, 3, 10 पेज हो सकता हो जाए या 20 पेज अधिकतम की बात करूँगा, आप लिख लोगे और इस बात को आप जान जाओगे। और जैसे आपने लिखा वैसे ही आपके लिए GS 5 का यूपी का जो सेगमेंट आपके लिए है हिस्ट्री का वो क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ GS 1 के साथ आप किसी गफलत में मत पड़िए, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। ये सबसे बहुत ही आसान तरीका, बशर्ते आपको 2, 4, 10 पेज लेके बैठना होगा। आप जानते एक लाइन में हड़प्पा खत्म होगी, एक लाइन में बता दोगे कि हड़प्पा सभ्यता में आलमगीरपुर मेरठ से मिला, यानी हमको इस पर अध्ययन करना है। हुलास सहारनपुर में मिला, मांडी मिला, पढ़ना है। ऐसे आप बस लिख लेंगे और कुछ करना नहीं है आपको। यानी इन सारे चैप्टर में सिर्फ यूपी को ढूंढ लो, और यूपी को ढूंढते समय याद रखो साहित्य है, कला है, सबको ढूंढो, वास्तुकला ढूंढो, संग्रहालय ढूंढ लो, कोई संग्रहालय कहीं स्थापित है। प्राचीन नगर अपने आप ही आ जाएंगे निकल के। कोई सोचना प्राचीन नगर बनारस हमारा जयपुर है, प्रयागराज है, अपने आप निकल आएंगे। 16 महाजनपदों में से जब 16 महाजनपद यहाँ पढ़ोगे ना तो उसके बाद आपको भी निकल के आ जाएंगे प्राचीन नगर। वो तो ही है तो 16 महाजनपद, उसी में से किसी महाजनपद से आप सवाल कर लिया जाएगा। तो अगर ये देखा जाए तो टॉपिक 1 और आपका टॉपिक 1 मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, इन्हीं चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ जाना है। अब बस इतने ध्यान रखना है कि मौर्य काल का सारा संबंध मगध साम्राज्य में है। मगध यूपी के, मतलब यूपी में 8 जो महाजनपद हैं उनको प्रभावित किया गया, लेकिन अधिकतम प्रभाव कहाँ है, बिहार में है। तो आप जब यूपी में कुछ भी मिल जाएगा तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार लिख के रखिए पेज में, फिर आप समझ जाओगे कि यूपी के लिए अलग से क्या पढ़ना बस। और जब तक ये करोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे। आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ढूंढोगे, किसी की वीडियो ढूंढोगे, किसी का PDF नोट ढूंढोगे, उससे आपका कुछ होगा नहीं। 32 और 34 नंबर पे लोग ऐसे रुकते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपके लिए सबसे अभी भी वक्त कुछ गया नहीं है, न बिगड़ा है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम लंबा समय है। अभी मेंस आपको मिलेगा फरवरी 2025 में। तो आप इस तरीके से स्टडी करिए। आप स्पेशली इसे पढ़ने का प्रयास मत करिए। किस यूपी को पढ़ाया जा सकता है, मैं ऐसा प्रयास भी करने वाला हूँ कि
उत्तर प्रदेश के इतिहास को मैं पढ़ाने वाला हूँ, यानी यूपी का GS5 मैं शुरुआत करने वाला हूँ टॉपिक टू टॉपिक विथ लेक्चर और नोट्स बनवाऊँगा आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो यही तरीका है, और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा तो इसी तरीके से ही आपको पढ़ाऊँगा GS5। यानी GS5 का टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले या बाद में यूपी का योगदान क्या है। तो आप देख नहीं रहे आधुनिक, मैंने कहा कि आधुनिक में यूपी वास्तव में शुरू कहाँ मिलेगा, 1857 के पहले मिलेगा, बाद मिलेगा। आपको इसी को तो हिट करना भाई, और किसी को नहीं हिट करना। इसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करनी है। तो आप इस बात को सोचिए कि जो क्रांतिकारी हैं उनकी चर्चा आप करने जा रहे हैं ना, और उनकी चर्चा करने जा रहे हैं तो आपका ये कहाँ है, यानी कि जो आपका 1885 से इतिहास शुरू होता है, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, वहीं से ढूंढिए कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ। कांग्रेस से ही, कांग्रेस से ढूंढना शुरू करो। उसके बाद कौन कैसे क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध कहाँ से है, यूपी से है, उन सबको एक एक करके पहले नोट डाउन कर, उनके बारे में लिखिएगा नहीं, पहले क्या करिएगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा बस। उत्तर प्रदेश संग्रहालय में कुछ ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, संग्रहालय और लेखागार और पुरातत्व हो, ये सब का कुछ ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, टॉपिक 1 भी कर सकता है, टॉपिक 2 भी कर सकता है, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4 कुछ नहीं करेगा। अगर आपके ये टॉपिक 1, 2, 3, 4 रेडी हो जाएं तो टॉपिक 5 खुद आप समझ में आ जाएगा कि ग्रामीण शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेला, संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य की बात की जाएगी, तो उसी में आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यानी कि टॉपिक 1 to 5 इतिहास है, यूपी का इतिहास, इसको सही से पढ़ो। इसके बाद जब आप टॉपिक 6 में जाते हैं तो शुरू होता है क्या, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है करंट से थोड़ा कनेक्ट करते ही संविधान के अधिकतम सवाल हैं। फिर साइबर सुरक्षा, भूमि सुधार है, तो भूमि सुधार भी जो दिया गया है वो तो GS1 में है ना, भूमि सुधार। अगर भूमि सुधार वहाँ पढ़ोगे तो यहाँ भी आ जाएगा। हाँ, GS3 में भूमि सुधार है, तो GS3 के भूमि सुधार पढ़ोगे तो यहाँ की कनेक्ट हो जाएगा। जब ऐसे आप पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से यूपी के जो है GS5 को कवर कर ले जाओगे, अन्यथा कवर नहीं कर पाओगे ऐसे। लेकिन आप RS शर्मा पढ़ रहे हो प्राचीन इतिहास के लिए, RS शर्मा ही परफेक्ट है भाई, कोई बुक नहीं है। या आप NCERT पढ़ रहे हो तो आपको बस इन्हीं चैप्टर से यूपी को ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमने आपको एक ही अभी GS5 का टॉपिक 1 ही तोड़ के बताया है। इस दूसरी टॉपिक का एनालाइज मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है, आपके लिए और आसान बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या पढ़ना है, GS1 की टॉपिक में क्या पढ़ना है मेरे अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें आपको बताने वाला हूं मैं ही, अगर आप ढूंढिएगा नहीं बता दूंगा मैं कि वास्तव में क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और एक ही वीडियो के लेक्चर करके मैं चीज़ों कवर करने का भी प्रयास करूंगा, GS5 और GS6 दोनों। तो हम पहले शुरुआत जैसी करेंगे GS5 की करेंगे, GS6 की शुरुआत हम GS5 कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। और इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि GS5 और GS6 एग्जाम पहले कंप्लीट रहेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। हमसे जुड़ने के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।